फाइनली राम आ गए हैं। जब मैं कहता हूँ राम आ गए हैं तो ये बहुत लंबी कहानी है। बहुत यानी कि बहुत लंबी। इतनी कि 550 साल पुरानी कहानी है ये। और आज के वीडियो में इसी इंफॉर्मेशन को हम ट्रेन करने वाले हैं। हमारे राम आ गए हैं। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। अब ज्यादातर लोगों को यहाँ पर सिर्फ यही पता है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आज वहां पर राम मंदिर बन रहा है। पर इतिहास इससे कई ज्यादा पुराना है। और ये सारा की सारी चीज समझने से पहले हमें सिर्फ ये समझना है कि राम मंदिर की जरूरत क्यों है। ज्यादातर लोगों का यहाँ यही मानना है कि इससे अच्छा तो उस जमीन पर अस्पताल बना लेते। अब यहाँ पर बात अस्पताल की ही निकली है तो मैं आपको यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन है उसको दिखाना चाहूंगा। एनी स्टेट ऑफ सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग इज नोन एज अ हेल्दी स्टेट। अगर अस्पताल आपके फिजिकल हेल्थ की तो ख्याल रख लेगा, पर मेंटल और सोशल हेल्थ के लिए हम किधर जाएंगे। मोटा मोटा मेरा पॉइंट यहां पर यही है कि हमारा अप्रोच इधर और की जगह एंड होना चाहिए, यानी कि राम मंदिर एंड हॉस्पिटल दोनों की हमको ज्यादा जरूरत है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पर यह हाईलाइट करना चाहूंगा, हमें हमारे इतिहास को बहुत समझना जरूरी है। जो इंसान अपनी हिस्ट्री से सीख कर अपने भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। और मोटे मोटे तौर पर अभी का ही हम एग्जाम्पल समझना चाहे तो इजराइल और फिलिस्तीन का भी झगड़ा मोटा मोटा यही है। फिलिस्तीनियों को लगता है कि वो जगह उनकी है और इजराइल के लोगों का मानना है कि बरसों पहले ये जगह उनकी थी। खैर, अभी हम वो टॉपिक की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम कोई अलग वीडियो बना देंगे। अब हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं कि भगवान राम कौन है। तो हालांकि सबको पता है कि अयोध्या में जिसका जन्म हुआ था, रामायण की लड़ाई जिसने लड़ी थी, और उनकी ही याद में आज हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या के अंदर उनका ही मंदिर बनाने के लिए इतने सालों का परिश्रम हमें लगा है। अगर हमें इस कहानी को पूरा का पूरा समझना है तो एक टाइमलाइन के तौर पर समझे तो ज्यादा समझ में आएगा, वरना ये सारा का सारा मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1528 में मुगल शासक बाबर ने अपने सेनापति मीर काजी को बोला और इस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे ही लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। पर वहां के लोकल रेसिडेंट का मानना है कि ये पहले एक मंदिर था जिसको तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। इसका प्रमाण हमको देखना है तो विलियम फिंच ने राम किला और राम का घर, ये अंग्रेज व्यापारी था, उसने 1611 में ये नोटिस किया, उसने इसका प्रमाण दिया हुआ है। अब हमारे टाइमलाइन आगे बढ़ती है 1717 में राजपूत श्रेष्ठ जय सिंह दूजे, इसने इस मस्जिद के आसपास की जमीन को खरीद कर लोगों को दिया और लोग उसी के बाद हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर अपनी मूर्ति पूजा चालू की। सन 1768 में जोसेफ टिफ्थेलर के रिकॉर्ड के अनुसार ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी, पर वहां पर के लोगों का मानना है कि ये मस्जिद बाबर के समय से ही थी। उसके बाद 1853 जी हाँ, ये उस टाइम पर हम ब्रिटिशर्स के अंडर हमारा इंडिया था। उस टाइम में 1853 में पहली बार दो ग्रुप के बीच में, रिलीजियस ग्रुप के बीच में सांप्रदायिक झड़प पहली बार दर्ज की गई उस तारीख को। उसके ठीक 4 साल बाद 1857, जी हाँ, ये वही साल है जिसमें आजादी की लड़ाई सबसे पहली बार लड़ी गई थी और उसके अंदर मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे शहीदों को आज भी हम याद करते हैं। उसी साल 1857 में ब्रिटिशर्स के द्वारा इन सारी जगह पर फेंसिंग कर दी गई और हिंदू और मुस्लिम दोनों ग्रुपों को
अलग अलग पूजा करने का आदेश दिया गया था। और ये व्यवस्था पूरे 90 साल तक चली, ऐसे के ऐसे ही। हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है जब 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है। उसके बाद दर टाइम टू टाइम सत्ता में बदल आता रह गया है। अब इस कहानी को हमें समझना है तो हमें इसको दो ग्रुप से में समझना पड़ेगा, जिससे हम बहुत इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एक हिंदुओं का पक्ष है, एक मुसलमानों का पक्ष है। ऐसा माना जाता है जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सत्ता रही है तो उनका झुकाव ज्यादातर मुसलमान पक्ष के में ज्यादा रहता है, और जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब उनका पलड़ा हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा रहता है। और इन सब में हमारा हीरो है हमारी कोर्ट, अदालत, सुप्रीम कोर्ट। अब इस तरीके से हम समझेंगे तो आगे आने वाली चीजें बहुत इजी हो जाएगी। अब देश आजाद होने के ठीक 2 साल बाद 1949 में किसी मस्जिद के अंदर राम भगवान की मूर्तियां पाई जाती है। अब मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ये मूर्तियां चुपके से रखी गई है, और हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मूर्तियां प्रकट हुई है क्योंकि मंदिर वहां पहले से था। अब इस समय सरकार थी कांग्रेस की, तो उनको ये मामला बंद करने के लिए उनकी ये चाह थी कि ये मूर्तियां वहां से हटा ले और स्थिति पहले जैसी नॉर्मल कर दे। और उस समय के नायर का रोल यहाँ पर ज्यादा बड़ा माना जाता है कि उन्होंने ये मूर्तियां हटाने नहीं दी, और उनकी बदौलत उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि टेम्पररी इस जगह को हम बंद कर देते हैं और अदालतों के पास जाया जाएगा। तो टेम्पररी 1949 में इस जगह को बंद कर दिया गया और ये जगह को विवादित जगह घोषित कर दिया गया, और उसका फैसला अब कोर्ट से आने वाला है। तो 1961 में एक दूसरे में, अब इसके अंदर कहानी में निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन सब की भी एंट्री हो चुकी है। तो 1961 में उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपने अपने केसेस दर्ज किए अपना अपना पक्ष रखने के लिए। 1984 ये साल आते आते तक बीजेपी भी फॉर्म हो चुकी थी। विश्व हिंदू परिषद भी इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था, और इसी वजह से ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था। और ऐसा माना जा रहा है कि 1984 यही साल है जब, यहां पर मैं शाहबानो केस का जिक्र करना चाहूंगा। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में एक फैसला लिया था, जिससे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट बहुत नाराज हो चुके थे, और उनको खुश करने के लिए उस समय की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। अब जाहिर सी बात है उससे दूसरा पक्ष यानी कि हिंदुओं का पक्ष नाराज था, और उनको खुश करने के लिए 1986 यानी कि 2 साल बाद, आफ्टर 37 ईयर्स, यानी कि पहले ही हमने बात की 1949 में इस जगह को बंद कर दिया गया था। अब आफ्टर 37 ईयर्स ये जगह को खोला जाता है और हिंदुओं को इसमें पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। इस घटना के 3 साल बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर एक शिला रखी, और उसी साल नवंबर में उन्होंने घोषणा की कि हम यहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए हमने नींव रख दी है, और जिसमें उस समय के होम मिनिस्टर बुट्टा सिंह और उस समय के चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी भी शामिल थे। इसके बाद के जो 2-3 सालों में यानी कि 1990 से लेके 1992 तक जो कुछ भी घटनाएं हुई, उसने राम मंदिर के इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इसको हमें बहुत गौर से समझना जरूरी है। फिलहाल हम समझते हैं 1990 में ऐसा क्या हुआ। तो 1990 में वीपी सिंह की सरकार सेंटर में चुनी गई, उनको भाजपा ने भी सपोर्ट दिया था, और उसी समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण अडवाणी ने एक रथ यात्रा का ऐलान किया राम मंदिर के समर्थन में। तो 23 सितंबर उसी दिन रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी की बदौलत भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस खींचा। अब यहां पर चंद्रशेखर ने कांग्रेस को साथ में लेकर सेंटर में अपनी सरकार बना ली। अब यहां पर सरकार बदल चुकी है, तो 30 सितंबर को मुलायम सिंह की सरकार के आदेश पर पुलिस कर्मियों ने कार सेवकों को गोलियां मारी और उनको सरयू नदी के अंदर उनकी लाशों को फेंक दिया गया। अब 1991 उसके ठीक 1 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं। सेंटर में कांग्रेस की सरकार चुन के आती है,
और विपक्ष के तौर पर भाजपा होती है और बीजेपी के पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ध्यान देने की बात है उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ गई थी और कल्याण सिंह उसके मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि भाजपा की सरकार यूपी में थी तो कल्याण सिंह ने ये 2.77 एकड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को लीज पर दी। 1992 में कल्याण सिंह की सरकार ने बहुत सारे स्टेप उठाए क्योंकि 2 साल पहले ही कार सेवकों के ऊपर गोली मारी गई थी। तो पहले तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। प्रदेश में आने के रास्ते इजी कर दिए गए। तीसरा, केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट से जो तैनात किए गए जो पुलिसकर्मी थे उनका भी उन्होंने विरोध किया, जिसकी बदौलत कई सारे कार सेवक वापस से अयोध्या में इकट्ठे हुए और मंदिर देखभाल का कार्य फिर से शुरू हुआ। और 30 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाई जाती है, पर वो मीटिंग कुछ ज्यादा सफल नहीं रहती और उसकी बदौलत सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पुलिस का फोर्स प्रदेश के अंदर तैनात करती है और वो विचार करती है कि हम कुछ ना कुछ करके राज्य की सरकार का विघटन कर दे। पर यहाँ पर फिर से एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की सरकार ही जिम्मेदार है राज्य के कानून और नियमों को पालन करने के लिए। तो उसी की बदौलत उन्होंने घोषणा की कि 6 दिसंबर को हम कार सेवा फिर से शुरू करने वाले हैं और 1992 6 दिसंबर ये वही दिन है जिस दिन 2 लाख से ज्यादा कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। बाबरी मस्जिद गिरने के ठीक 10 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस लीबरहान के अंडर एक कमीशन बिठाया और उनको इसकी पूरी जांच का जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद 1993 में यानी कि इसके 3 महीने बाद एक कमीशन, लीबरहान कमीशन फॉर्म होता है और जिसका पर्पस ये सारी की सारी तोड़फोड़ और जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाने का काम शुरू हो। अब 2001 आते आते फिर से तनाव बढ़ता है, राम मंदिर की मांग फिर से उठती है और उसी दौरान 2002 में गुजरात के गोधरा में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसमें 58 कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जला दिया जाता है और उसी की बदौलत गोधरा कांड होता है। उसकी हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। 2003 में कोर्ट ने यह आदेश किया कि इस जगह पर हमें कुछ सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण के बाद यह पाया गया कि इस जगह पर पहले मंदिर के अवशेष मिले, जिसको दूसरे पक्ष ने चुनौती भी दी। और 2009 में जो लीबरहान कमीशन जो बनी थी, 17 साल बाद वो अपना 2009 में अपना एक रिपोर्ट सबमिट करती है। हालांकि वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। अब बारी आती है 30 सितंबर 2010। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस जमीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक हिस्सा राम जन्मभूमि को दिया जाता है, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोनों पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया। अब हमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन के 3 हिस्सों करने की जो फैसला था उस पर रोक लगाई और 2011 से लेकर 2019 तक लगभग 8-9 साल ये पूरा केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर के पराशरन हिंदू पक्ष से अपना केस लड़ रहे थे 92 ईयर्स की एज में भी। उसी के चलते चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और 5 जजों की बेंच में फिर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया, जिसमें के मोहम्मद ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि ये जमीन राम मंदिर के लिए अलॉट की जाए, साथ ही साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को इससे दुगनी जमीन यानी कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर मस्जिद बनाने के लिए एलोकेट की जाए और जिसके चलते 2020 में एक राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की भारत सरकार के द्वारा और उसी समय
सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दे दी गई। और इसके बाद, इसके ठीक 4 साल बाद, कल के दिन हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन, हालांकि ये बहुत लंबी टाइमलाइन है, मैंने बहुत शॉर्ट रखने का काम किया है, पर इतने पूरे संघर्ष के बाद हम आज हमारे नसीब में ये राम मंदिर आया है। मैं आशा रखता हूं कि ये सारी की सारी टाइमलाइन समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कितने समय के बाद अब जाके ये राम मंदिर बना है। और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको पूरा का पूरा आइडिया मिला हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।